बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 27 जुलाई को राव कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी और इसके बाद से ही दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली नगर निगम को घटना को लेकर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहीं मामले में दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस भेज दिया है। आपको बताते चले कि मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दिल्ली में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत की घटना पर राज्यसभा में उन्होंने यह कहा है कि लापरवाही हुई है। जब जवाबदेही तय होगी तभी समाधान निकलेगा। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर उन्होंने कहा कि जब से ये घटना घटी है तब से मैं निगरानी कर रहा हूं। जिन्होंने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप मुझे जब बुलाएंगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा आपसे वादा, मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आप थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और आप जब मुझे बुलाएंगे मैं दोबारा आकर खड़ा हो जाऊंगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब तक इस तरीके से चिल्लाते रहेंगे तब तक ना हम आपसे बात कर पाएंगे ना आप हमसे बात कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं जिसने मैंने कहा है जिसने भी कहीं गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्शन जो है इलीगल नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्शन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को जो व्यक्ति है उसके ऊपर सजा जाए। मुझे थोड़ा सा मैं आपके साथ मैं उससे बात करता हूँ, हर एक्शन लिया जाएगा इससे आपके साथ आपसे वादा करता हूँ। मैंने आप सबकी बातें सुन ली है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ दोनों पक्ष के मित्रों को ये निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की चर्चा में जब देश नजर डाला हुआ है और देश इस घटना में चिंतित भी है, हम विश्व में एक नई शक्ति करके उभर रहे हैं। उस समय में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में कुछ घटना किसी भी प्रकार की होगा तो सभी के मन में एक चिंता होती है। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं सदन शायद इसी विषय में सहमत है। हम उन परिवार के प्रति अपना श्रद्धांजलि ज्ञापन करते हैं और निश्चित रूप में हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है। ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाकर उसमें से कोई समाधान होगा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब आदरणीय सुधांशु जी ने इस चर्चा का शुरुआत किया और अभी तक जो चर्चा हुई है, कई प्रकार की तर्क, कुछ जगह पर अगर ये संसदीय अपशब्द नहीं है तो मैं अध्यक्ष जी कुतर्क का शब्द भी लगाना चाहूंगा। कुतर्क संसदीय है या असंसदीय है? नहीं, कुतर्क को बदलिए। मैं आपके आदेश के हिसाब से उसको नहीं, सुझाव है कुतर्क को बदलिए। तर्कहीन, तर्क और तर्कहीन। एक सेकंड, और अपने यहाँ शालीनता का इतना स्तर बढ़ाओ कि लोग प्रभावित हों और सीखे भी। धन्यवाद आप तो हमेशा संयमित रहते हो, पर ये कीजिए, इधर भी संयमित रहते हैं। ये सर हम सभी के लिए लागू है। ये पहले तो मेरे ऊपर लागू है कि मैं इस सदन को इस प्रकार की कोई भी शब्द के माध्यम से गुमराह ना करूं, कोई मर्यादा हानि ना करूं, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अध्यक्ष जी मेरे बयान में मेरे ऊपर होती है। इसलिए मैं
आपकी अनुमति भी चाहा। दो तीन पहलू इस चर्चा में सामने आई है। मैं आपकी अनुमति में कुछ तथ्य, हम सरकार में है, कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ दायित्व हम लोगों की भी बनती है। शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में एक बिजनेस है, कॉन्करेंट लिस्ट की विषय है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यौथ दायित्व में यह व्यवस्था है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते 27 तारीख को राउस कोचिंग में जो हादसा हुआ था उसमें 3 बच्चे जो हैं उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी डूबने के कारण, और जिसमें लगातार अब दिल्ली में जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, और जिसमें आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति लगातार की जा रही है। जिसमें कि मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी के पास जो है तमाम तरीके की जो फाइल्स हैं वो पड़ी हैं, जिसमें कि जल जमाव की बात हो या फिर और तमाम कई मुद्दे हो जो कि दिल्ली में बेहद जरूरी हैं, वो सभी पेंडिंग हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि एलजी की ओर से भी आरोप लगाया गया है कि सौरभ भारद्वाज के पास ऐसी कई फाइल्स हैं जो अभी तक भी पेंडिंग है। बड़ी मुश्किल से घूमते फिरते 20 तारीख को ये लिस्ट मेरे पास आई। मैंने अपनी विधानसभा के एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें जनरली सारे इस तरीके के लोग हैं, आरडब्ल्यूए के लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, वहां पे ये लिस्ट डाल दी। और मैंने कहा कि भाई ये लिस्ट मेरे को पीडब्ल्यूडी से मिली है, कहा जा रहा है कि इनकी डिसिल्टिंग हो गई, आप जाके इसको देख के मुझे वीडियो और फोटो खींच के भेजो, लोकेशन भी भेजो। 23 और 24 जून को, 27 जून को पहली बार बारिश आई है दिल्ली में, 27 जून को, 23 और 24 जून को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियोस मेरे को रिसीव हुई हैं, बरसात से पहले की, अभी भी है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। 23 जून और 24 जून को जिन वीडियोस के अंदर साफ तौर पे वो आदमी वीडियोस को दिखा रहा है। आसान काम नहीं होता डिसिल्टिंग देखना। कोई आदमी ढूंढो, उसे ढक्कन खुलवाओ, नीचे लाइट मारो, उसके अंदर कैमरा घुमाओ, ये सारा काम हमारे लोगों ने किया। वेरिफिकेशन करके वीडियो बना के भेजी कि जिन ड्रेन्स के विषय में पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट में मंत्री से कह दिया कि ये ड्रेन साफ हो गई, उसमें गाद गले तक भरी हुई है। वहां पे दुकानदार कह रहे हैं कि यहां तो कोई आया ही नहीं। साफ कम ज्यादा तो थोड़ी अलग की बात है, आया ही नहीं कोई साफ करने। वो वीडियो मैंने जो 23 और 24 जून को मेरे पास मिली, मेरे व्हाट्सएप में अभी भी है। कोई उसकी ऑडिट करना चाहता हो, देखना चाहता हो, वेरीफाई करना चाहता हो, आप में से करना चाहता हो तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। वहां पे जब 28 जून को सारे मंत्रियों की और अधिकारियों की मीटिंग हुई तो मैंने वहां वो वीडियो चला दी उनके सामने। मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अनबरासू जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीईओ जल बोर्ड है, मैंने उनको बोला कि आपका विभाग झूठ बोल रहा है। ये वीडियोज हैं, गाद भरी हुई है, डिसिल्टिंग आपने की नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। वो जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि उनको मालूम है जाएंगे तो पोल खुल जाएगी। और ये पहली बार नहीं है, 2023 में भी इसी तरीके से मैंने वेरिफिकेशन कराई अपने एरिया में, गाद भरी हुई थी। वीडियो शिकायत के साथ मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनबरासू जी को भेजी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर, आज तक। मुख्य सचिव को बोल रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। सबूत दे दिए, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। काम ठेकेदार कर रहे हैं, पेमेंट ठेकेदारों को हो रही है, करोड़ों की ठेकेदारी हो रही है। तो कौन जिम्मेदार है? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। मैंने तो एमएचए तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी एमएचए ने कोई कार्रवाई नहीं की। बट राउस कोचिंग हादसे में हुई तान्या सोनी का शव जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ था, और जिसमें आज औरंगाबाद के नबीनगर स्थित सनीचर बाजार पहुंचा। वहीं आपको बताते चले कि सड़क मार्ग से दिल्ली से एम्बुलेंस से तान्या के माता और पिता शव के साथ जैसे ही घर पहुंचे, वैसे ही परिजनों समेत आसपास के पड़ोस में भी चीख पुकार मच गई। वहीं आपको बताते चले कि परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे और पूरा इलाका गमहीन हो गया। तान्या की पढ़ाई जेएनयू में हुई और फिर बाद में उसने यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के राउस कोचिंग को
में जो है वो दाखिला लिया था, और जिसके बाद आपको बताते चले कि तान्या इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट का मिला जुला इस तरह से कोचिंग संस्थानों पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। और ऐसा नहीं, ओल्ड राजेंद्र नगर में अप्रोक्स 100+ ऐसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहे हैं जो कि बंद होना चाहिए। अभी जो कुछ बेसमेंट बंद किए जा रहे हैं, उनके साथ में जितने भी बेसमेंट हैं उनको बंद करना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट और ये बच्चों का भविष्य क्या बात है, वो पटना में हो कि दिल्ली में हो कि जयपुर में हो, इस विषय पे हम नहीं, सरकार को एक मापदंड तय करना होगा कि किस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट चले, कितने बच्चों को वो लोग एक बार में पढ़ा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। स्कूल का स्ट्रेंथ या कॉलेज का स्ट्रेंथ आता है 10% और कोचिंग का आता है 1000%। ये चीज हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत लैप्सेस है। आस्ते आस्ते अब देखते हैं इस पे क्या होता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, और वो भी कमल के जो फूल है उसके रूप में तैयार हुआ है, और इसका चिन्ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि राहुल गांधी के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं रहा है, वे नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, उसी जिम्मेदारी से उन्हें बात करनी चाहिए, लेकिन वे नहीं करते। एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप एक युवा, हाँ, 27 तारीख को नीति आयोग का बैठक था, और नीति आयोग के अध्यक्ष और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ सहित सभी अधिकारी शामिल हुए, और बड़ी उसमें सार्थक चर्चा हुई। 2047 तक
देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। सभी वर्गों से रायशुमारी करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिसको 1 नवंबर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन जनता को समर्पित करेंगे। उसके विषय में भी हमने वहां पर जानकारी दिया और आज शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है और जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ के गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और हम लोग सरकार बनते ही जिसकी स्वीकृति दे दिए हैं, उसके विषय में चर्चा हुई है। और नक्सली क्षेत्रों में जो शहीद होते हैं या जो आत्मसमर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को अलग से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए, इस सब का आग्रह किए हैं और उन्होंने बड़े इत्मीनान से हम लोगों की बात सुनी है और पूरा आश्वस्त किया है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा। निर्मला सीतारमण जी के उसके कार्यक्रम को राहुल गांधी ने अनुवाद। अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं रहा है। अब वो कुछ भी बोलते हैं तो इतने बड़े, अब तो नेता प्रतिपक्ष हो गए ना, विपक्ष के वो नेता हो गए, तो उसी वजनदारी से उनको बात करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं। सर, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि भारत जो है वो चक्रव्यूह में फंस गया है कमल के। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर है और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत देने के आदेश दिए गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कहा कि सोरेन परिवार पर बहुत तरीके से लांछन लगे हैं और मेरा कीमती समय भी इन लोगों ने जाया किया है। न्यायालय सर्वोपरि है, यहाँ अंधकार नहीं होता। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। देखा, सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरे कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज सदन से मुझे इतने वक्त आ रहे हैं निकलने में, तो आपने देखा होगा कि कितने लोग मुलाकात करने के लिए राज्य के अलग अलग कोने से अपनी आवश्यकताओं को और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे मिले। शायद हमारा वो कीमती वक्त ये लोग जाया ना करते तो आज के दिन में अनगिनत समस्याओं का समाधान हो चुका होता और न्यायालय सर्वोपरि है। इस लोकतंत्र के ये वो स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे भी हैं जो न्यायालय के वक्तों को बर्बाद करते हैं और बेवजह जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, और जो समाज के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की आवाज बनने का
काम कर रहे हैं उनकी आवाजों को बंद करने का एन केन प्रकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में जल भराव के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि 6 फरवरी को मैंने डीसिल्टिंग को लेकर एमसीडी कमिश्नर समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए पहला नोटिस जारी किया था। मैंने आदेश दिया था कि सभी विभाग ऐसा करें और जल जमाव से बचने के लिए डीसिल्टिंग के संबंध में एक व्यापक रणनीति भी बनाएं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कि जब डीसिल्टिंग होती है सामान्यतः, क्योंकि मैं भी एक विधायक हूं, अपने एरिया के अंदर घूमता हूं, घर से सेक्रेटेरिएट तक, सेक्रेटेरिएट से कहीं और पूरे दिन आना जाना होता है। जब डीसिल्टिंग का समय होता है तो सड़क के किनारे ढेरियां दिखती हैं कि गाद निकाल के काले काले रंग की ढेरियां जो है लगी हुई होती हैं, जिसको डिपार्टमेंट जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और विधायक ये बात जानते हैं कि नागरिकों के फोन आने लग जाते हैं, आरडब्ल्यूएस के फोन आ जाते हैं, सर 3 दिन से सिल्ट निकाल के रखी हुई है, उसको उठवा दो, सिल्ट रखी हुई है वो दोबारा बारिश आ जाएगी, बह के नाले में दोबारा चले जाएगी, उसको उठवा दो। तो मुझे बात मालूम थी कि इस तरीके के फोन कॉल्स नहीं आए हैं और इस तरीके की ढेरियां भी मुझे सड़कों पे नहीं दिखी हैं, यानी कि डीसिल्टिंग इस बार शहर में उस तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर सवाल पूछे थे और उन सवालों का कंटेक्स्ट क्या था वो कई लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कुछ नेताओं को देखा, वो कह रहे हैं कि साहब आप 28 जून को मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, 28 जून को कोई ना प्लानिंग होगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि ये प्रयास कब से शुरू हुआ। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन डीडीए को, कमिश्नर एमसीडी को, सीईओ जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है, ये एमसीडी की ड्रेन है, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, यहाँ डीडीए का इलाका आ गया, ये एनडीएमसी का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार, नॉट इवन 1 आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है और यही कांवड़ यात्रा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी और इस यात्रा के साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। पिछली सरकारों ने इसे रोकने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक शासन किया, सपा की प्रदेश में 4 बार सरकार थी, इन्होंने एक जिला एक उत्पाद के लिए कार्य क्यों नहीं किया? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है। इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। याद करिए, कांवड़ यात्रा के साथ चलने वाले लोगों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए हस्तशिल्पियों का रोजगार, उसके साथ लगे हुए छोटे गांव के दुकानदारों का रोजगार, उसके साथ जुड़े हुए वे सभी अन्य कार्य,
जो उस यात्रा के साथ चलते थे, जिनकी आजीविका चलती थी, एक यात्रा वर्ष भर के लिए उनके पास इतनी आमदनी करती थी कि वे उस आमदनी को फिर कहीं लगाते थे, उससे कई गुना मुनाफा कमा करके फिर अपने और अपने परिवार की भी और देश की समृद्धि में भी अपना योगदान देते थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इसको रोकने का काम किया था। आपके पर्व और त्योहार याद करिए, किसी एक पर्व और त्योहार को आप नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति का स्थापना करते हैं। मूर्ति में क्या, मूर्ति अपने आप बन जाती है? उसके लिए कारपेंटर भी चाहते होंगे, उसमें मिट्टी का काम करने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें उसकी डिजाइनिंग बनाने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसमें रंग भरने वाले लोग भी चाहिए होते हैं, उसके लिए उस प्रकार के वस्त्रों की साज सज्जा के लोग भी चाहिए होते हैं। क्या एक व्यक्ति कर पाता है क्या? अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम भी बनता था और उतने ही रोजगार का सृजन भी वो करता था। पिछली सरकारों ने उसको भी रोकने का काम किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश के अंदर 60 प्रदेश के अंदर 60 वर्षों तक शासन किया। समाजवादी पार्टी की 4-4 बार प्रदेश में सरकार थी। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कार्य क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए जो हस्तशिल्पी हैं, जो कारीगर हैं, कौन है? क्या ये ओबीसी समाज से जुड़े हुए नहीं है? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सदन चर्चा के लिए होता है, ना कि वॉकआउट कर इधर उधर भाग जाने के लिए। विपक्ष के पास जो विषय है उसे सदन में सामने रखें, सरकार उसका उत्तर देगी और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगी। जनता कुशासन से मुक्ति के बाद सुशासन में जी रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सदन में चर्चा करने के लिए सदन होता है कि सदन वॉकआउट करके इधर उधर भाग जाने के लिए होता है? जो भी विषय है उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जिस विपक्ष के पास जो विषय है उनको सदन के सामने रखें, सरकार उसका उत्तर देगी, जो समस्या होगी उसका समाधान करेगी। वैसे भी कुशासन से मुक्ति से करके जनता सुशासन में जी रही है। जो 5 जिले में बिजली देते थे, बाकी 70 जिले को बिजली के लिए तरसाते थे, आज तो सभी 75 जिलों में बराबर बिजली मिल रही है। बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया और इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। मैं एक कार्यकर्ता के पद से इस पद तक पहुंचा हूं और इसलिए मैं हर कार्यकर्ता को सम्मान दूंगा और आने वाले दिनों में मैं इन कार्यकर्ताओं की ताकत से संगठन को और भी मजबूत करूंगा। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता से यहां तक आया हूं। एक एक कार्यकर्ताओं को मैं सम्मान दूंगा और जब कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो आने वाले समय में इन कार्यकर्ताओं की ताकत से मैं संगठन को मजबूत करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी 200 पार का लक्ष्य रखेगी इस बार। देखिए, क्या पार होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन इस बार जो है ये जरूर है कि 2/3 बहुमत से ज्यादा मत से हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि दिलीप। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई होता जा रहा है। आपको बताते चले कि नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है और इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अनिल देशमुख का जिक्र करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने शिंदे सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जब अनिल देशमुख जेल से बाहर आए तो उन्होंने साफ कहा था कि उन पर दबाव था। मुझे उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर आरोप लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें जेल में रहना पड़ा। यह जेल से आने के तुरंत बाद अनिल देशमुख का बयान है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, मुझे 2 इश्यू एकदम क्लियर है कि अनिल देशमुख जब जेल से बाहर आए तभी उनने कहा था कि मेरे पे दबाव था, इन लोगों ने मुझे
उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए एफिडेविट भेजे गए थे, लेकिन मैंने नहीं किया करके मुझे जेल में रहना पड़ा। ये स्टेटमेंट अनिल देशमुख ने जेल से बाहर आने के बाद ही किया था और आपके रिकॉर्ड पे भी है। रही बात अभी 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो है, एक बड़ा लंबा अनुभव रहने वाले राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ये चुनाव के ही समय में क्या अपोजिशन को डराना चाहते क्या? हमारा सवाल है, अगर इनमें दम है तो जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने रखें। गुनहगार अगर अनिल देशमुख है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, पर जो राज्य की जनता के सामने जो संभ्रम अब पैदा हो चुका है, तो ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इन्हें अब लोगों के सामने वास्तविकता रखना इनका दायित्व बनता है। ये कोई मालक नहीं है, ये 5 साल के ट्रस्टी ये थे, अब इनका समय पूरा होते आ रहा है और ऐसे समय में सत्ता का फायदा लेकर अपोजिशन को डराने का जो पाप बार बार बीजेपी ने जो किया है, इसका अब अगर इनमें दम है तो वास्तविकता लोगों के सामने इन्हें रखना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन नाना, जिस प्रकार से समीर कदम ने मीडिया के सामने आके कहा कि अनिल देशमुख जो आरोप लगा रहे उनको खुद अनिल देशमुख ने बुलाया था और हालांकि मामला ये था कि जिनके ऊपर कार्रवाई जो चली थी ईडी एजेंसी की वो हटाने के लिए ताकि उनके ऊपर प्रश्न, तो हालांकि तो वास्तविकता हमारा यही कहना कि वास्तविकता लोगों के सामने आए। देश की जनता जानना चाहती है सरकारें किस काम की होती है, सरकार का दायित्व बनता है। अभी तक अगर देवेंद्र फडणवीस चुप थे तो अभी उनके पास ऑडियो वीडियो तो कल नहीं आया होगा, उनके पास तो पूरी मालूमात होगी, होम मिनिस्टर है वो, दूसरा अपोजिशन के फोन भी रिकॉर्ड करते हैं। जो अभी महाराष्ट्र की डीजी जो बैठी है उनके ऊपर आरोप है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो भी उनको डीजी बनाया। तो ये सब चीजें जो है तो ये अवैध जो व्यवस्था है सत्ता के आधार पर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में चलाई है, ये छुपी नहीं है। वास्तविकता लोगों के सामने रखे, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है और जनता ये जानना चाहेंगी, जनता का अधिकार है, तो इन लोगों ने बताना चाहिए वास्तविकता क्यों छुपा रहे हैं। और जनता के, क्योंकि ये सब चक्कर में मीडिया भी पूरा उस विषय पे सामने आ रहा है, लेकिन जनता के जो प्रश्न है महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति है, कई जगह में बाढ़ आ चुकी है, लोगों का जीना हराम हो चुका है, किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, रास्ते पूरे खत्म हो चुके हैं, लोगों की दिनचर्या खत्म हो चुकी है। सरकार उस विषय पे बात नहीं हो रही है, मीडिया में भी ये बातें नहीं आ रही है। दिल्ली के कदर शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले हरकत में हैं। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा वासियों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में आपको जिताएं और उनके पति को झूठे मामले में जेल भेजने के अपमान का बदला लें। तापला में अभी भाई साहब ने भी बताया, सभी ने बताया, सरकारी स्कूल है एकदम बेकार, खस्ता हालत में। सरकारी अस्पताल में दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सांपला के लोगों को रोहतक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करने के लिए। और बिजली बहुत महंगी है, बहुत सारे पावर कट लगते हैं। आप सब जानते हैं, आप सब टैक्स देते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप टैक्स देते हैं, आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी। 10 साल हो गए, भाजपा सरकार ने क्या दिया आपको? भाजपा सरकार को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। आपका केजरीवाल आपके स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, बच्चों का भविष्य बनेगा। उन्होंने आपके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह
घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे होंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा जहां बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी, गरीबों के बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, अच्छा होगा। चौथी गारंटी, हर माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, मिलना चाहिए आपको माताओं। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवक को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों के लिए विकास और उनकी खुशहाली के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। बिहार के मोतिहारी के सिंगोली में थाना क्षेत्र के छपवा तुरकोलिया मार्ग पर सुगांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रक के ठोकर से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले कि मृतक 10 वर्ष का माही कुमार पिता लक्ष्मण पासवान सुगांव वार्ड नंबर 4 का रहने वाला था। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक छप्पा के पूजा का सामान जो है वो खरीद कर लौट रहा था और तभी आपको बताते चले कि भीषण जो ट्रक की चपेट में आ गया जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही बच्चे की मौत हुई, आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए परिजनों के द्वारा ले जाया गया, लेकिन मौके पर ही बच्चा दम तोड़ चुका था। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं तमाम खबरों के बारे में, जिसमें भी कि आपको बताते चले कि एक ट्रक की चपेट में आने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और जिसके बाद पूरे परिवार के बीच कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच बिहार के मुंगेर की तरफ अब खबरों के तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर श्रावणी मेले के दौरान संपूर्ण कांवड़िया मार्ग पर पैदल बोल बम यात्रियों के लिए होटल में खाने पीने का सामान बिकता है और जिसमें मिलावटी अथवा खराब सामान की बिक्री को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लगातार दुकानों में जाकर पके हुए भोजन की जांच कर रहे हैं और सील बंद सामान की भी एक्सपायरिंग डेट को चेक किया जा रहा है। अब तक आपको बताते चले कि 15 से अधिक दुकानों में जांच की जा चुकी है और जिसकी जल्द ही रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। वहीं खाद्य अधिकारी भी जो है लगातार इस पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। बताते चले कि जिस तरीके से पूरे भारत में इस समय यात्रा का दौर चल रहा है, कांवड़िया यात्रा चल रही है, तो उसके बीच आपको बताते चले कि मुंगेर में भी जो यात्रा का पथ है वो होकर गुजरता है और जिसमें बिहार सरकार की ओर से तमाम तरीके की सुविधाएं की गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच अधिकारियों की ओर से फूड टेस्टिंग की गई। कानपुर में भारत समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अवनीश दीक्षित के खिलाफ कानपुर पुलिस ने षड्यंत्र कर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का काम किया है और जिसे लेकर अलीगढ़ में पत्रकार संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारियों को संबोधित विज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। आपको बता दें कि पत्रकार संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस तरीके से अवनीश दीक्षित के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसे दोषी पुलिसकर्मी एवं अन्य लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर प्रदेश में पत्रकारों के साथ इस तरीके की घटना होगी तो वह प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। कानपुर में भारत समाचार चैनल के दीक्षित जी एक पत्रकार हैं, उनके साथ में लेखपाल द्वारा जिला प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उसके विरोध में अलीगढ़ के समस्त पत्रकार संगठनों द्वारा ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, सुंदर सिंह, सभी पत्रकारों के नेतृत्व में जिलाधिकारी अलीगढ़ को एक ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और उनसे अनुरोध किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस हमारे ज्ञापन को भेजें और जिस पुलिस ने वहाँ पर जो नंगा नाच किया है, पत्रकारों के साथ में जो उत्पीड़न किया है,
पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और प्रदेश में किसी भी जनपद में किसी भी पत्रकार के साथ में कोई घटना घटित नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके पत्रकारों के साथ आए दिन छुट्टी मुकदमे लिख के आते हैं, क्या सरकारों के द्वारा कोई किसी कार्रवाई नहीं की है इस पर? नहीं, सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है, मगर कहीं कुछ पुलिसकर्मी हो या अन्य कर्मी हो वो दूषित मानसिकता के हैं, वो अपने स्वयं के लालच में आकर के पत्रकारों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई करते हैं कि पत्रकार उनके उजागर न करें। अलीगढ़ पत्रकार समिति द्वारा कानपुर में हुई एक पत्रकार अवनीश जी के साथ हुई घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री को उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या आरोप एलिगेशन क्या लगाया गया? उनके खिलाफ FIR करके और उनको जेल भेजने की कार्रवाई का आरोप है। इस ज्ञापन को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित करते हैं। पत्रकार कल्याण समिति की तरफ से हम लोगों के द्वारा एक जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। जो कानपुर में घटना हुई, अवनीश दीक्षित जो हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी, उनके साथ जिस तरह से पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया गया है, फर्जी मुकदमा लिख के और जो है मतलब उनको जेल भेजा गया है, इस पूरे मामले को लेकर के अलीगढ़ के तमाम पत्रकार साथियों में और तमाम संगठनों में भारी आक्रोश है। और हम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और DGP सभी से मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा एक तरफा पूरी तरह से जो कार्रवाई की गई है, उस पूरे मामले पर जो है पूरी तरह जाँच करा के और जो निर्दोष पत्रकार हैं उनको तत्काल जेल से रिहा कराया जाए। और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। और अच्छा जो पुलिसकर्मी और जो लेखपाल उसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ जांच करा के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां एक तरफ शंकर भगवान के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ डाक विभाग गंगोत्री से गंगा जल को लाकर मंदिरों के बाहर स्टॉल लगाकर और डाकघर में बिक्री कर रहा है। आपको बताते चले कि इस संबंध में डाक अधीक्षक पवन कुमार वर्मा ने बताया कि कई साल से यह कार्य चल रहा है और 30 से 35 तक की एक बोतल की कीमत होती है। काफी संख्या में भक्त आरा और बक्सर के सभी डाकघर में आकर गंगा जल की बोतल ले रहे हैं। और वहीं उन्होंने यह भी बोला कि शिव मंदिरों के बाहर लगे स्टॉल से भी गंगा जल खरीदा जा रहा है। संजय जी, गंगा जल के बिक्री के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि डाक विभाग में यह योजना पिछले 4-5 सालों से चल रही है और हम लोग गंगोत्री का गंगा जल ग्राहकों को मुहैया करवा रहे हैं। इसमें आइडिया ये है कि जो गंगा जल हमारे डाकघर में उपलब्ध है, ये गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल है। बहुत ही कम कीमत, मात्र 30 रुपये में ये उपलब्ध है। 250 ml का एक डब्बा है जो आप देख रहे हैं सामने में। और खासकर सावन के महीने में इसकी महत्ता बढ़ जाती है, जब श्रद्धालु लोग भगवान शिव के पूजन हेतु उनका जलाभिषेक करने हेतु गंगा जल के खोज में रहते हैं। तो ये गंगा जल हमारे सभी डाकघर में उपलब्ध है, बट विशेषकर बड़े डाकघरों में या मंदिर जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े शिवालय जहाँ जहाँ हैं, उन सब जगहों पर हम लोग कैंप लगा करके गंगा जल की बिक्री कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मपुर के मंदिर पे हम लोग कैंप लगा रहे हैं, आरा में कैंप लगाए हुए हैं, पीरों में लगाए हैं, बक्सर में, बिहिया में, डुमराव में, इतने जगहों पे हम लोग कैंप लगा के बेच रहे हैं। इसके अलावा डाकघरों में हमारा गंगा जल पूरे सावन हर समय बिक्री होती रहती है, बट सावन में इसका बिक्री बहुत बढ़ जाता है। सावन में इसका बिक्री बहुत अधिक बढ़ जाता है। गंगा माई जबकि हमारे भोजपुर से गुजरती है, लेकिन उसके बावजूद यह गंगा जल महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल है। गंगोत्री से जो गंगा जल निकाले जाते हैं उसकी पैकिंग करके बेची जाती है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और मुझे आश्चर्य हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाने थे, उन्होंने एक भी मकान नहीं बनाने दिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और विशेषकर ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की, कहते हुए तकलीफ होती है कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी सरकार इससे पहले थी, बघेल जी की, भूपेश बघेल जी की, ये बघेल हमारे बघेल मुझे आज आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे
एक मकान नहीं बनने दिया आपने। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के आए। हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर सहयोग। 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। और हमारा प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित है, वहाँ की कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं और वहाँ भी जो लोग शहीद हो जाते हैं नक्सल समस्या में या आत्मसमर्पण करते हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास चाहिए। उसका भी हम लोग यहाँ माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और आश्वस्त किए हैं हम लोग को। बिहार के नालंदा में जख्मी युवक के इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि मामला एरंगसराय थाना क्षेत्र के निश्चलगंज गांव के समीप का है, जहां पर मृतक की पहचान परवलपुर थाना क्षेत्र के मठपर निवासी अशोक बिंद 28 वर्षीय पुत्र सोनबीर बिंद के रूप में हुई है। वहीं आपको बताते चले कि घटना के संबंध में मृतक के भाई गोपी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके माता पिता करीब 1 महीने पहले हरियाणा से मजदूरी का बस से आ रहे थे और जिसके बाद उनका भाई अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ उन्हें रिसीव करने के लिए बाजार में पहुंचा था और जहां उसके पिता ने भाई को कहा कि बस से जाकर अंदर एक बार जो है झांक ले ताकि कोई सामान तो नहीं रह गया और किसी बात को लेकर बस वाले से उसकी कहासुनी हो गई। इसके बाद बस वाले ने उसके भाई को बस के अंदर बंद कर लिया और बस को भगाने लगा। उसके ऊपर नुकीले धारदार हथियार से भी हमला किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें उसने यह भी जानकारी दी कि करीब 200 मीटर दूर ले जाकर उसने बस से युवक को नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के क्रम में सोमवार यानी आज उसकी मौत हो गई। वह मामले पर थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार झा ने बताया कि हादसे के बाद बस को डिटेन करते हुए ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल दोनों बेल पर बाहर आ गए हैं और इस हादसे में मौत के बाद सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जगह उतर रहा था लेकिन बस ड्राइवर से कुछ बोला तो मैंने किया तो धक्का दे दिया इसका। कंडक्टर दे दिया धक्का? ड्राइवर दे दिया। ड्राइवर देने के बाद गिर गया, बस बदल के चल गया, उसमें बस के चपेट में आ गया मेरे। तो मतलब कि इलाज के दौरान मौत हुआ है कि घटनास्थल पर मौत हो गई इनकी? नहीं, वहाँ से भी कंगरसर थाना में गया, बस अभी पकड़ा है। नहीं, इनकी मौत मतलब कि कहाँ हो गई? इलाज के दौरान मौत हुई। घटना कहाँ हुआ था? घटना निश्चलगंज मोड़ पर। निश्चलगंज मोड़ पर? रामपुर मोड़ बोलता है। रामपुर मोड़ बोलता है। रामपुर मोड़। क्या नाम हुआ आपका?
नंदलाल दिन बादशाह। ये जा रहे थे कहाँ? घरे जा रहे थे नीचे। कहाँ से जा रहे थे घर? ये इन लोग आ रहे थे हरियाणा से। हरियाणा से आ रहे थे। अपना गाँव में घटना हुआ है ना सर, वहाँ से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। मृतक का क्या नाम? हरियाणा से आए थे, पता हो गया। मेरे मम्मी पापा आ रहे थे वहाँ से, हरियाणा से आ रहे थे। इनको कुछ भी पता नहीं था कि मेरा मम्मी पापा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके पास मोबाइल तक भी नहीं था। तो कुछ मेरे गांव वाले में बुलाया, फ़ोन आ रहा था मेरे गांव वाला, बुलाया, फ़ोन करके बुलाया और बुलाने के बाद उसको साथ बस वाले के साथ लापरवाही किया। लापरवाही करने के बाद ये अकेला पकड़ा गया। देखा, मेरे पापा बोला कि देखो बस में कोई सामान वामान और है क्या। तो बोला कि मेरे भाई चढ़ गया देखने के लिए और ये पकड़ा गया अकेला। इसको बस ने बंद कर लिया। बस में बंद करने के बाद कम से कम ये तो अपने गेट के पास जो हॉस्पिटल है, इतने दूर पे जाते जाते पिटाई कर दी जम की। और चाकू भी लगा हुआ है, निशान भी है पूरा, और इतना दूर में ही फेंक दिया। कहाँ पर फेंका है? ये लीचलगंज, जैसे कि हादसा हुआ कतरू के रोड पे और लीचलगंज बीच बाजार में फेंक गए। भाई साहब कहाँ से आपके आ रहे? भाई साहब मेरे साथ में इधर से ही गए थे, 5-6 बंदे गए थे इसी को मम्मी पापा को लाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।